नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं आपके लिए ईवीएस के कुछ प्रश्न लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ और आशा है आप सभी लोगों ने इसको पढ़ भी लिया होगा और इसका उत्तर देने के लिए आप लोग तैयार होंगे। तो कॉपी पेन लेकर के आप तैयार हो जाइए। कुछ प्रश्न आएंगे, उनके 4 विकल्प होंगे, उनमें से एक विकल्प सही होगा, उसका उत्तर हम साझा करेंगे। और जो भी बच्चे बेसिक एजुकेशन की बुक्स पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद से हैं, वो इसको लिख सकते हैं। एनसीईआरटी जो सीबीएसई बोर्ड है, ईवीएस आसपास नामक पुस्तक चलती है, वो पढ़ सकते हैं। और जो बेसिक शिक्षा परिषद की पुस्तक है, बुक है, उसका नाम है हमारा परिवेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है वह है, सूर्य के कितने ग्रह हैं? 1, 2, 5 या फिर 8? तो बच्चों, आप इसको जल्दी जल्दी लिखते रहेंगे। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और फिर प्रश्नों को लिख लीजिए। उसके बाद उनके विकल्प लिख लीजिए, या फिर आप ये कर सकते हैं कि प्रश्न लिखने के बाद आप को जो सही उत्तर लगता है अपना गेस लिख सकते हैं, या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो मैं बता रहा हूं आपको उत्तर, वह आप लिख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर, जैसा कि आपको पता है, इसका सही उत्तर है 8। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा जो प्रश्न है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह लगभग कितने किलोमीटर गहरी है? कौन सी सतह यहाँ पे कहा जा रहा है? ऊपरी सतह। तो ये 60 किलोमीटर गहरी है, या फिर 160 किलोमीटर है, या 60 फीट है, या फिर 6 सेंटीमीटर है? तो इसका जो विकल्प ए है 60 किलोमीटर। ठीक है, ये 60 किलोमीटर इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो अगला प्रश्न है वह है, तीसरा प्रश्न है, आप इसको नोट कर लें। सौर परिवार के बारे में प्रश्न पूछा गया है। सौर परिवार है, उनके जो ग्रह हैं उनमें से पूछा गया कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो विकल्प आपके हैं कौन से? बुध, शुक्र, या फिर अरुण, या फिर बृहस्पति। तो बच्चों, सही वाला विकल्प कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, इसका उत्तर आप लिख लीजिए। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथा प्रश्न, पृथ्वी के कितने भाग पर जमीन है? जो हमारी पृथ्वी है उस पर कुछ पर तो जमीन है और कुछ पर क्या है? पानी है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है ये जमीन से संबंधित है। तो आप यहाँ पर इसका सही उत्तर बताएंगे कि कितने भाग पर जमीन है। 1/3 भाग पर है, या 2/3 भाग पर है, या फिर 4/3 भाग पर है, या फिर 5/3 भाग पर है। जमीन की बात की गई है बच्चों, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको। प्रश्न में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन आप को चेक किया जा रहा है कि हाँ, आप अपने उत्तर में 100% हैं या नहीं है। तो जो सही विकल्प है वो है 1/3 भाग पर जमीन है। अगला प्रश्न है जो चौथे प्रश्न से मिलता जुलता है। ये पांचवा प्रश्न जो है वो आपके चौथे प्रश्न से मिलता जुलता है। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? यहाँ पे जल पूछा जा रहा है, ध्यान देना है। पहले क्या पूछा गया था? पहले पूछा गया था जमीन, और अभी क्या पूछा जा रहा है? अभी पूछा जा रहा है जल। ठीक है,
तो आप बताएंगे कि कितने भाग पर जल है। ये 4/3 भाग पर है, या फिर 1/3 भाग पर है, या फिर 2/3 भाग पर है, या फिर 5/3 भाग पर है। तो जो सही वाला विकल्प है, जल की बात की गई है, वो जो सही वाला विकल्प है वो है 2/3 भाग पर जल है। नोट कर लिया? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न है, नोट करें। ग्लोब में बनी खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? यहाँ पे कहा गया जो खड़ी रेखाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ध्यान दें, जो खड़ी रेखाएं हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, जो ग्लोब आपने देखा है उसमें खड़ी रेखाएं जो हैं उनके बारे में पूछा गया है कि उन्हें क्या कहते हैं। अब उन्हें देशांतर कहते हैं, या फिर उन्हें अक्षांश कहते हैं, या फिर उन्हें दोनों कहते हैं। और अंतिम विकल्प कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, यानी कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन जो सही उत्तर है वह है देशांतर, यानी जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। ठीक है, नोट कर लिया? आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? कहा गया भारत का पड़ोसी देश नहीं है। यहां पे ध्यान देना है, पड़ोसी के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है। तो भूटान पड़ोस में ही है ना, बांग्लादेश भी हमारा पड़ोसी ही है, और नेपाल ये भी पड़ोसी है, बिल्कुल पड़ोस में ही है। तो ये जो फ्रांस दिख रहा है आपको, ये विकल्प सी कह रहा है ना, तो विकल्प सी फ्रांस ही है ना। तो फ्रांस जो है ये भारत देश का पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8वां कह रहा बछेंद्री पाल कौन है? बछेंद्री पाल कौन है? अब सही विकल्प दिए गए हैं, उनमें पहला विकल्प है महिला, दूसरा है पर्वतारोही। जो विकल्प सी है वो कह रहा है कि उपर्युक्त दोनों, यानी ए भी सही है और बी भी सही है। और जो डी नंबर है अंतिम, वो कह रहा है पुरुष। अब बच्चों यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि बछेंद्री पाल कौन है, पर्वतारोही, पढ़ा तो यही होगा। लेकिन सी विकल्प कह रहा है कि उपर्युक्त दोनों, यानी ए भी और बी भी। तो बछेंद्री पाल चूंकि महिला है, और विकल्प में भी यहाँ पर है कि उपर्युक्त दोनों, तो यह भी सही है, यह भी सही है। तो एक साथ दो विकल्प तो सही कर सकते नहीं, इसके लिए यहाँ पर विकल्प दिया गया है उपर्युक्त दोनों। इसी पर हम क्लिक करेंगे, इसी के साथ जाएंगे। यानी बछेंद्री पाल क्या है? एक महिला पर्वतारोही है और पुरुष नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है कि कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? जो कानपुर है उद्योग नगरी है, वह किस नदी के किनारे बसा है? बेतवा नदी है, या फिर यमुना नदी है, या फिर चंबल नदी है, या फिर गंगा है? विकल्प कह रहा है डी, गंगा। तो हम गंगा के साथ जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो नदियां हैं बेतवा, यमुना और चंबल, ये अवश्य बहती हैं, लेकिन ये कानपुर में नदी नहीं है, उसके बगल से गुजर करके और आगे प्रयागराज में ये सब नदियां मिल रही हैं, जरूर मिलती हैं। बेतवा, केन, यमुना, चंबल, ये सारी नदियां पहुंचती हैं, लेकिन कानपुर में नहीं बहती हैं। कानपुर में गंगा ही बहती है। आगे जो अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? जो एमपी है, एमपी की राजधानी पूछी जा रही है। आपका पड़ोसी प्रदेश है, भोपाल है, या फिर लखनऊ है, या फिर रांची है, या फिर पटना है। तो उत्तर जो है इसका विकल्प ए, यानी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं।
अगला प्रश्न है गैंडा कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, ये गुजरात में पाया जाता है या फिर पंजाब में पाया जाता है, फिर असम में पाया जाता है या फिर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका जो विकल्प सी है, असम। गैंडा कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। अगला प्रश्न है बुआई के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है। फसल की बुआई होती है तो फसल को कितने वर्गों में यहाँ पर बांटा गया है? 3 वर्ग में, 4 वर्ग में या फिर 5 वर्ग में या फिर 8 वर्ग में। तो ये जो पहला वाला विकल्प दिया हुआ है, यानी 3 वर्गों में बांटा गया है, इसके साथ हम जाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं। कपास यानी जिसे रुई बनती है उसके बारे में यहाँ प्रश्न पूछा गया है। कपास की फसल उगाने हेतु कौन सी मिट्टी अधिक उपयोगी होती है? अब कपास की फसल के बारे में प्रश्न है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर पीली मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी। कपास की फसल उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है, यानी कौन सी मिट्टी है जिसमें कपास की फसल बहुत ही अच्छी होगी? तो इसका जो सही विकल्प है वो काली मिट्टी है। काली मिट्टी में जो कपास के पौधे हैं वह अधिक डेवलप करेंगे, अधिक विकसित होंगे और उसकी जो फसल है वो अच्छी होगी। ठीक है, आगे हम पहुंच रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस फसल है तो अधिक वर्षा और पहाड़ी ढाल चाहिए? यानी 2 शर्त है यहाँ पर, एक अधिक वर्षा और दूसरी बात है पहाड़ी ढाल वाली। गेहूं के लिए या फिर मटर के लिए या फिर चाय के लिए या फिर गन्ना के लिए। तो अधिक जो ढाल और अधिक वर्षा चाहिए वो चाहिए चाय को, और अधिक वर्षा के साथ साथ ढाल भी चाहिए। आपने देखा होगा चाय के जो बागान हैं वो ढाल नुमा होते हैं, यानी पानी रुकना वहां पर नहीं चाहिए, पानी आए और चला जाए, और बारिश भी चाहिए। अगला जो प्रश्न है वह है कि गन्ने से क्या तैयार होती। यहां पर ध्यान दीजिएगा, केवल चीनी नहीं तैयार होती है, बहुत सारी चीजें तैयार होती हैं, लेकिन विकल्प के अनुसार देखा जाता है कि विकल्प के अनुसार कौन सा विकल्प सटीक बैठ रहा है, सबसे अच्छा है, उसके साथ हम जाते हैं। तो पहला है चीनी, दूसरा है चावल, तीसरा है आटा, डी कह रहा है कुछ नहीं तैयार होता है। तो जो पहला विकल्प है यानी कौन सी, चीनी। गन्ने से क्या तैयार होती है? चीनी। आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर उसी से संबंधित ये अगला प्रश्न भी है, निम्न में से शुगर मिल क्या बनाती हैं? शुगर मिल से संबंधित ये प्रश्न है कि शुगर मिल क्या बनाती हैं? चीनी बनाती हैं, बिजली बनाती हैं, सैनिटाइजर बनाती हैं या फिर सब कुछ बनाती हैं? तो ये बात सही है कि शुगर मिल जो होती हैं, जो गन्ने की मिल होती है वो चीनी बनाती है, बिजली भी बनाती है, सैनिटाइजर भी बनाने लगी हैं, यानी सभी, उपयुक्त सभी। हम इस डी पर जाएंगे, उपयुक्त सभी के साथ। आगे पहुंच रहे हैं। विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? अब बच्चों बात यह है कि हाथ धुलाई दिवस के दिन ही केवल हाथ नहीं धुलना है आपको, हाथ डेली धुलना चाहिए। खाने से पहले, खाने के बाद हाथ धुलना चाहिए, हाथ को साफ रखना चाहिए, नाखून आपके साफ हो, नाखून कटे हो, नहीं तो पेट की बीमारियां जन्म लेंगी, आपको समस्या होगी। तो विश्व हाथ धुलाई से संबंधित प्रश्न है। पहला है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है या फिर 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, फिर 10 अक्टूबर को मनाया जाता है या फिर 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो जो पहला विकल्प है 15 अक्टूबर, यही सही है, 15 अक्टूबर के साथ आप जाएं। अगला प्रश्न, बद्री धाम कहाँ स्थित है? कुछ बच्चे गए होंगे, कुछ नहीं गए होंगे। तो बद्रीनाथ धाम जो है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है या फिर झारखंड में है या फिर उत्तराखंड में है या फिर गुजरात में? तो बद्रीनाथ धाम जो है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में।
यानी विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ पर स्थित है? द्वारिकाधीश का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वो कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, या फिर राजस्थान में है, या फिर गुजरात में है, या फिर मध्य प्रदेश में है? तो द्वारिकाधीश का जो मंदिर है वो है गुजरात में। आपको समय मिले तो अवश्य घूमने जाइए, ये गुजरात में मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न फिर मंदिर से ही है कि जगन्नाथपुरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जगन्नाथपुरी का मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, या फिर उड़ीसा में स्थित है, या फिर बिहार में स्थित है, या फिर मेघालय में स्थित है? तो सही उत्तर है इसका, सही विकल्प है उड़ीसा में। जगन्नाथपुरी पुरी का जो मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर, दुनिया भर से लोग वहाँ जाते हैं दर्शन करने, मंदिर को निहारने, देखने, तो उड़ीसा में मंदिर स्थित है। अब अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? लखनऊ में है, या फिर बाराबंकी में है, या फिर अजमेर में है, या फिर अल्मोड़ा में है? तो इसका जो विकल्प सी है, अजमेर, यानी राजस्थान में। राजस्थान में एक प्रसिद्ध एक जगह है अजमेर, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप कहाँ पर है? विश्व प्रसिद्ध जो सांची का स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है? भोपाल में है, या फिर रायपुर में है, फिर जबलपुर में है, या फिर इटारसी में? तो ये भोपाल में ही है। आप जाएं सांची का स्तूप देखने, तो ये भोपाल में आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा किस प्रदेश में स्थित है? अजंता की गुफा किस प्रदेश में स्थित है? गोवा में है, या फिर गुजरात में है, या फिर पश्चिम बंगाल में है, या फिर महाराष्ट्र? इसकी जो कलाएं हैं अजंता की गुफा की, ये विश्व प्रसिद्ध हैं, इनको देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है, अजंता। ये जो कलाकृतियाँ हैं, ये गुफाएं हैं, उनको अजंता की जो गुफा है उसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत पहुंच रहे हैं, कन्याकुमारी नामक स्थित किस प्रदेश, कन्याकुमारी नामक जो स्थान है, जो जगह है, वो कहाँ पर है? यही प्रश्न है। पहला विकल्प इन्होंने दिया है कर्नाटक में है, या तेलंगाना में है, या फिर तमिलनाडु में है, या फिर आंध्र प्रदेश में है। तो जो कन्याकुमारी है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स जो हॉस्पिटल होता है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है, उसका काम क्या है, उसका कार्य क्या है, उसको चर्चा करेंगे। गंभीर रोगों का इलाज करना, या फिर गंभीर रोगों हेतु नई नई खोज करना, या फिर उपयुक्त दोनों। तो ये जो इतना बड़ा संस्थान है, जो इसका कार्य है कि गंभीर रोगों का इलाज करना, और अगर कोई बीमारी आ रही है तो उसके बारे में खोज करना, पता लगाना, उसका समाधान ढूंढना। तो विकल्प जो सी है उसके साथ हम जाएंगे। अगला प्रश्न भारत देश के बारे में। पुराने समय में भारत देश को क्या कहा जाता था? किस नाम से पुकारते थे? सोने की चिड़िया के नाम से, या चांदी की चिड़िया के नाम से, सोना के नाम से, या चिड़िया के नाम से? तो जो विकल्प ए है, उत्तर ए है, वह है सोने की चिड़िया। इसको क्या कहते थे? सोने की चिड़िया कहते थे। अगला प्रश्न है, हैदर अली कहाँ के सुल्तान थे? जो हैदर अली थे वो कहाँ के सुल्तान थे? तिरुचिरापल्ली के थे, या फिर चेरापूंजी के थे, या फिर लखनऊ के थे, या फिर मैसूर के थे? तो ये मैसूर के ही सुल्तान थे। ठीक है बच्चों, आशा है आप लोगों को ये प्रश्नोत्तरी समझ में आई होगी। आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, और अगर नहीं नोट कर पाए हैं तो आप फिर से वीडियो देख करके और प्रश्न को लिख सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।